हाँ, प्रयोगशाला घर में ही है, तो रोज प्रयोग होता रहता है और रोज रिजल्ट आते रहता है। ठीक है, बढ़िया। तो शुरू किया जाए। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे, सुबह जो बात शुरू किया था समझ संबंध सुविधा की, वहाँ से इस वर्कशॉप क्या है उसको समझने का प्रयास शुरू किया है। और उसमें ये बात हुई है कि जैसा होना मुझे सहज स्वीकार्य है और जैसा मैं हूँ, इन दोनों के बीच में गैप हो गया है, तो एक तरह की स्थिति बनती है। दोनों एक जैसा जब हो जाता है तो एक तरह की स्थिति बनती है। तो जब वो एक हो जाता है तो हम हार्मनी में होते हैं, हम आराम में होते हैं, हम सुखी होते हैं। जब वो गैप रहता है तो हमारे में अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध, कंट्राडिक्शन होता है और वही हमारा दुख है। और ठीक से देखेंगे ना तो पता चलेगा कि ये दुख हम खुद ही पालते रहते हैं अपने में। मतलब मुझे ध्यान आता है जब मैं बीटेक करता था, 2005-06 की बात है, तो जब हॉस्टल में रहते थे हम लोग, तो हॉस्टल लाइफ एक अलग तरह की लाइफ है। मतलब हमारा बैच ऐसा बैच था कि सेकेंड ईयर जब हम लोगों ने पास किया तो हमारे पूरे बैच को हॉस्टल से निकाल दिया गया कि ये बैच हॉस्टल में नहीं रह सकता, इस तरह का बैच था। तो अक्सर वो लड़ाई करते थे, हमारे बैच के कुछ स्टूडेंट थे जो, या तो कभी सीनियर जूनियर से लड़ाई हो गई, या कभी आपस में ही लड़ाई हो गई, या कभी गांव वालों से लड़ाई हो गई, या कभी बस और टेम्पो वालों से लड़ाई हो गई, वो चलते रहता था उनका। तो मैं देखता था कि कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई करके आ गए, अच्छा कहीं पे बैठ गए 4-6-10 मिलके बैठ के पूरा जो है प्लानिंग कर रहे हैं, ये हो गया गड़बड़, वो हो गया, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे घेरेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसा पूरा जो है पूरे समय क्या चला रहे हैं। और मैं देखता था कि बहुत सारा चर्चा होने के बाद, बहुत सारी प्लानिंग बन जाती थी, बहुत कुछ होने के बाद एक पॉइंट पे जाके ड्रॉप हो जाता था, होता कुछ नहीं था कि आगे अभी देखेंगे, अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी रैगिंग का टाइम चल रहा है, तो अभी कुछ चल रहा है, तो अभी एग्जाम आ गया है, तो अभी छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। क्या हुआ, वो तो 4-5 घंटे खूब अपने में क्या हुआ, खुद ही दुख को हमने इनवाइट किया है, खुद ही कंट्राडिक्शन को चला रहे हैं, बाहर से किसी की जरूरत भी नहीं है, वो कंट्राडिक्शन चलते रहते और हम परेशान होते रहते। वो कंट्राडिक्शन हमारे दुख का कारण है, इस बात पे ध्यान नहीं जाता और हम ही चला रहे हैं, कोई और नहीं चला रहा है। कई बार मैं कहता हूं कि एक कमरे में 2 लोग बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में संबंध खराब है, विचार में क्या चल रहा होगा, एक दूसरे को लेके कंट्राडिक्शन चलेगा। कौन सा एसी उसमें लगाते हैं कि वो सुखी हो जाए, कैसे सुखी होंगे, वो कंट्राडिक्शन हम खुद ही चला रहे हैं ना, हम खुद ही दुखी हो रहे हैं, दूसरे की जरूरत भी नहीं है, वो दूसरा उठ के चला भी गया तो भी चल रहा वो कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन हम चला के दुखी हो रहे हैं। जो मुझे सहज है अगर उसको मैं चला पाता हूं तो मैं सुखी हो पाता हूं, जो मेरे लिए सहज नहीं है उसको मैं चलाता हूं तो मैं दुखी होता हूं। तो मैं क्या चलाऊं ये चॉइस मेरे पास है। समझ के अभाव में हम कंट्राडिक्शन चलाते हैं, समझ के साथ जब जीने जाते हैं तो फिर हम सहज स्वीकृति को चला के सुखी हो पाते, स्वतंत्र हो पाते। नहीं तो धीरे धीरे ये गैप बढ़ता जाएगा और फिर वो गैप जो है वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और सुसाइड, ये जो गति हो रही है ना धीरे धीरे, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि ये गैप बढ़ रहा है। जैसा होना मुझे सहज स्वीकार्य है वैसा मैं नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए वो गैप बढ़ रहा है। वो गैप जितना अधिक बढ़ते जाता है उतना वो हमारा लेवल बढ़ते जाता है दुख का, और फाइनली एक पॉइंट पे जाके वो सुसाइड ही दिखता है। ये जो व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है आपको क्या लगता है वो जीना चाहता है कि नहीं चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता है? वो सुसाइड तो कर रहा है लेकिन वो जीना अभी भी चाहता है। इसीलिए सुसाइड करने का आप तरीका देखिए, आदमी पहले पंखे में रस्सी बांधता है, उसमें गर्दन को फंसाता है, टेबल के ऊपर एक चेयर रखता है,
चेयर पे खड़ा होता है, पंखे में रस्सी बांधता है, उसमें गर्दन को फंसाता है, फिर चेयर को गिरा देता है। इतना झंझट करने की क्या जरूरत है? मैं बहुत सिंपल उपाय बताता हूँ सुसाइड करने का। आप सांस को रोक लीजिए, सांस नहीं लीजिए, शरीर का दम घुट जाएगा, शरीर मर जाएगा। इससे सिंपल क्या हो सकता है ना? लेकिन ऐसा करके कोई सुसाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जीना तो चाहता है, वो जीना चाह रहा है, वो दुख से परेशान है, अपने अंतर्द्वंद अंतर विरोध से परेशान है। गैप इतना बढ़ गया कि उसको लग रहा है कि भर नहीं सकता, इसलिए वो सुसाइड करने का सोच रहा है, लेकिन फिर भी वो जीना चाहता है। इसलिए सांस रोक के कोई आत्महत्या नहीं किया है, शरीर हत्या नहीं किया। अच्छा, उतना भी नहीं करिए तो ये कर लीजिए कि चेयर पे जब आप रस्सी फंसा के खड़े हैं तो चेयर को नहीं गिराइए, पैर को उठा लीजिए। प्रभाव तो यही पड़ेगा ना, वो रस्सी में गर्दन जो है वो कसेगी। आप पैर उठाए रखिए, आप नीचे नहीं रखिए। ऐसा करके कोई सुसाइड कर सकता है क्या? वो तो चेयर को इसलिए गिरा देता है कि अब ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन नहीं बचा। जबकि अगले क्षण उसको ध्यान आता है कि मुझे जीना है, लेकिन अब ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो जीना तो हर व्यक्ति चाहता है और सुखपूर्वक जीना चाहता है, लेकिन वो अपने दुख से परेशान है। वो गैप इतना बढ़ गया है कि उसको लग रहा है कि भर नहीं सकता, इसलिए उसको लगता है कि सुसाइड कर ले। वो वापस आ सकता है कि नहीं उस जगह से? क्या लगता है? अभी राजेंद्र भैया ने मुझे ब्रेक में प्रश्न पूछा कि भाई ये तो ठीक है कि कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच गया, अब रिवर्स है कि नहीं कुछ उसका? मैंने कहा ब्रेक के बाद इसको कर देता हूं। तो देखिए क्या हो रहा है, ये जो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है ना, मैं उसकी गलती कम मानता हूं, उनके साथ जो संबंधी जी रहे हैं उनकी गलती मैं ज्यादा मानता हूं। एक व्यक्ति टेंशन में रहा, फ्रस्ट्रेशन में गया, डिप्रेशन में गया, सुसाइड का सोचने लगा, इस बीच में हमारा ध्यान उस पर नहीं गया है ना, इसका मतलब है कि हम संबंध को समझ के संबंध पूर्वक नहीं जी रहे हैं। रीजंस तो कुछ भी हो दीदी, जो आप करें कि रीजन अलग अलग होंगे ना, रीजन कुछ भी हो, लेकिन वो स्थिति में जा रहा है और हम पकड़ नहीं पा रहे हैं और उसको निकालने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो कितनी बार आदमी खुद भी तो गलत हो सकता है ना। जैसे बहुत से लोगों के दूसरे रिलेशन होते हैं और फिर जब उसको उसकी वाइफ को पता चल जाता है या उसके हस्बैंड को पता चल जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसके पास वही रहता है कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करती है वाइफ या हस्बैंड। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि आजकल जो सुसाइड हो रहे हैं वो ऐसे भी काफी हो रहे हैं, जो भी कारण हो, लेकिन वो सुसाइड होने से समस्या सॉल्व हो गई क्या? होती तो नहीं है, लेकिन वो घर पे कैसे फेस करे उसको, वही कह रहा हूं। तो वो व्यक्ति जो भी गलती किया है, या कई बार वो गलती नहीं भी किया है, उसको लग रहा है कि उसने गलती किया है, या अभी जो आपने एक केस बताया उसको छोड़ दें, अभी जनरली जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, आप देखिए ना आज के दिन स्टूडेंट वो सुसाइड, अभी टीनेज में लड़के बच्चे सुसाइड करने लगे हैं। अभी इनका क्या है, इनकी क्या है स्थिति? इनको तो सही दिशा नहीं दिया गया है, किसी लेवल पे फंसा दिया गया है, और वो उनकी उस स्थिति को हम पढ़ नहीं पाए, तो उनकी उस स्थिति में वो चले गए हैं, उसको हम पढ़ पाते, वहां से वो वापस आ सकते हैं, इसके लिए सही दिशा उनको दे पाते तो वो निकल सकते थे उसमें से। तो ये जो सुसाइड हो रहे हैं ना अभी टीनेज में, हमारे यहाँ अभी गांव के पास में एक बच्चा जो है, पिछले महीने 11 साल का बच्चे ने, 11 या 13 साल का था, उसने सुसाइड किया। और भैया जी, जो आप ध्यान दिलाना चाह रहे हैं उसका एक रिसेंट उदाहरण, मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी सुसाइड किया था। मेरा इतना क्लोज नहीं था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली ध्यान नहीं दे पा रही थी। वाकई जो आपने बोला वो स्टेप से वो गुजरा है, पहले टेंशन में रहा, फिर वो टेंशन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के बाद ट्रीटमेंट से वापस ठीक भी हुआ। लेकिन जिस समय उसको जिस तरह का सपोर्ट चाहिए था
और उसका रीज़न था कि वो प्रॉपर वे में जॉब नहीं कर सकता, बाकी आपके घर का सारा काम कर लेगा। वो काम करवाने के लिए जो उनके रिलेटिव्स हैं वो किसी और को पैसा दे सकते हैं, लेकिन उसको रखने में उनको दिक्कत आ रही थी। तो वो चीज़ को फिर वो सहन नहीं कर पाया, किसी और जॉब में उसको ज़बरदस्ती रखा और वहाँ पे फिर उसने सुसाइड कर लिया। और ये होने के बाद भी उसी परिवार में फिर स्थितियाँ वापस कुछ लोगों की बन रही हैं। उस समय सब ने रियलाइज़ किया कि अगर हमने थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया होता, संबंध को निभा लिया होता, तो शायद ये नहीं होता। लेकिन फिर वापस वही कुछ समय ठीक रहा, 6 महीना ध्यान रहा, लेकिन जैसे ही वापस दूसरे व्यक्ति के साथ हो रहा है तो कहीं कहीं जो विरोधाभास आपस में चलते हैं उसकी वजह से ध्यान नहीं दे पाते। तो आप जो ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलरली जो संबंधी हैं वो संबंध की पहचान के साथ निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ा रीज़न है, बजाय कि वो व्यक्ति का अपना पर्सनल इतना नहीं है। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं जी। मैं व्यक्तिगत रूप से जो समझता हूँ कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो उनके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स से का कुछ, जब पेरेंट्स अपना कैरियर जब बना रहे होते हैं उस टाइम पर उनके कुछ सपने होते हैं कि मुझे ये करना है, और वो अपने सपने पूरे करने में जब असफल हो जाते हैं तो अपनी असफलता को वो बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, और इसका वजन जो है वो बच्चों पर डालते हैं, जिसके कारण जो है वो बच्चे सुसाइड करते हैं। एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा मैं। मैंने एक दिन न्यूज़पेपर अखबार में सुबह पढ़ा कि 5th क्लास के बच्चे ने आत्महत्या की। मैं चौंक गया एकदम कि 5th क्लास के बच्चा, ऐसे क्या समस्या हो सकती है उसके उसके कि वो 5th क्लास का बच्चा सुसाइड कर रहा है। बाद में क्योंकि टाइम कम था लेकिन उसमें ऊपर लिखा मिला कि झुंझुनू की घटना। मेरा नेटिवली प्लेस झुंझुनू है, रहता जयपुर में हूँ, तो झुंझुनू की थी और 5th क्लास का बच्चा था, तो मैं टीचर था तो क्लास दी हुई थी, तो मेरा उस पर स्पेशल अट्रैक्शन हुआ और मैंने उस न्यूज़ को पूरा पढ़ा। मैंने उसमें पढ़ा कि बच्चा यूपी का रहने वाला था, झुंझुनू के एक हॉस्टल में रहता था। जो है वो दीपावली पर 12-13 दिन की छुट्टियां होती हैं, सारे बच्चे अपने घर चले गए थे। उस बच्चे के पेरेंट्स को जब फ़ोन किया गया कि रीजन है। थैंक यू। है ना। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, नहीं तो अगर आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो सिम्टम दिखते हैं, पता चलते हैं कि कौन किस स्थिति में है और कहाँ जा रहा है और क्या उसका दिशा है। और थोड़ा सा हमारे ध्यान दे देने से और थोड़ा सा उसका सहयोग कर देने से वो निकल भी जाएगा। लेकिन हम या तो ध्यान नहीं देते या हम सहयोग करने के बजाय जो है दबाव देते रहते हैं उसके ऊपर, और वो दबाव एक पॉइंट तक वो सहन करता है, जब नहीं कर पाता है तो उसको रास्ता नहीं दिखता है। तो जैसा वो होना उसको सहज स्वीकार है, वैसा जब नहीं हो पा रहा है, उसको लगेगा कि ये गैप इतना बढ़ गया कि ये भर ही नहीं सकता, तो उसी क्षण उसको लगता है भाई शरीर क्यों चलाना है, फिर छोड़ते हैं इसको। तो इस पे सोचना पड़ेगा, वो उसका ध्यान कैसे हम दिला सकते हैं, कैसे उसका सहयोग कर सकते हैं उस डिप्रेशन से निकालने में। ये कम से कम परिवार में तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है ही। दूसरों के लिए आप कर पाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए तो कर ही पाए हम। तो कारण कुछ भी हो, वो कारण का कुछ तो रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये रास्ता तो नहीं है कि उसका शरीर नहीं रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये तो कोई रास्ता है नहीं, तो कोई तो रास्ता होगा। वो रास्ता क्या हो सकता है उसको मिलकर तय कर सकते हैं। वो हम नहीं करते तो फिर इस तरह की स्थिति आती है। तो जहां पे भी व्यक्ति खड़ा है उस जगह से ही उसको क्या उसको सहयोग की अपेक्षा है। देखिए, मैंने इस बात को महसूस किया कई बच्चों या कई लोगों से बात करते हुए जो डिप्रेशन में हैं, उनको नहीं पता है कि वो डिप्रेशन में है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि वो डिप्रेशन में है तो फिर वो निकल जाएगा। उसको यही नहीं पता होता है कि वो डिप्रेशन में है, वो आपको ही जज करना पड़ता है। वो आप कर पाएंगे और उसका सहयोग कर पाएंगे तो वो निकल जाएगा। निकलने के बाद उसको पता चलता है कि वो डिप्रेशन में था, उसके पहले नहीं पता चलता है। तो हमको एक बार उसके साथ आत्मीयता
को अपने रखना पड़ेगा और उस आत्मीयता के साथ उसे संवाद करके और उसकी स्थिति को समझ के उसको किस तरह के सहयोग की अपेक्षा है, वो बता नहीं पाएगा कि उसको किस तरह के सहयोग की अपेक्षा है, हमको ही जज करना पड़ता है। मतलब मैं कई सारे लोगों के साथ इस तरह का संवाद होता है कि एक दीदी है, वो फ़ोन करेंगी, कई बार नहीं उठा पाऊंगा तो मैसेज करेंगे भैया ज़रूरी है बात करना है, तो बात हो गई, आधे घंटे बात हो गई, 45 मिनट बात हो गई, उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या बात किया, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या उनको कहा, मतलब मुझे लगता है कि मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं। आधे घंटे 45 मिनट बात करके वो कहेंगे कि भैया अब ठीक लग रहा है मुझे, अब कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनको क्या चाहिए था और मैंने क्या दे दिया, मैंने कुछ दिया नहीं, मैं तो बहुत सामान्य ही बात करता हूँ। आप देख भी रहे होंगे सुबह से आराम आराम से बात कर रहे हैं, तो वो बात करके उनको कुछ मिल जाता है, मैं कुछ देता भी नहीं हूँ, तो बढ़िया दोनों का चल रहा है। उनको दीदी को लगता है कि भैया अब ठीक लग रहा है, बहुत मतलब वो डिप्रेशन जैसा लग रहा था, भारीपन था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो कोई दो चार बात उनको टच कर जाती है, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ दिशा मिल गई है, अब मैं सोच सकती हूँ। तो ऐसा 2-3 लोगों के साथ है कि वो जब कभी बात करते हैं तो उनको खुद नहीं पता है कि उनको समस्या क्या है, वो अपनी आधी अधूरी बात को कहते हैं कि भैया अब आप समझिए, तो जो मुझे समझ में आता है उसके अनुसार कुछ कह देता हूँ। सर डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स? जनरली डिप्रेशन में जो व्यक्ति है ना, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि करना क्या है उसको, एक तो बात ये है। दूसरा ये मुझे लगता है कि वो बाकी लोगों से ना अपना आकलन बहुत कम करता है, मतलब बाकी उसको अपने से बहुत अधिक योग्य या जो भी जिस इसमें भी देख रहा है, उसमें उसको ना अपने को बहुत छोटा वो देखने लगता है, छोटा मानने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। तो बेसिक सिम्टम तो यही मुझे दिखता है। हाँ वही, जब अपने को जब लो कॉन्फिडेंस कोई भी होगा तो फिर वो अलग रहने लगेगा, वो फिर सबके साथ मिल घुल नहीं पाएगा। नहीं तो एकाकीपन इसका एक उदाहरण है ना, वो एकाकी में जाएगा ही, क्योंकि बाकी लोग उसको अपने से बहुत अधिक दिख रहे हैं, वो अपने आप को बहुत छोटा दिख रहा है और इस कारण से उसको लगता है कि मैं दूसरों से क्या बात करूं, तो वो दूसरों से डरता है, बात करने में झिझकता है, दूरी रखता है अपने आप को, बचता है। इस पोजीशन को हम लोग जज कैसे कर सकते हैं? वो तो देख के आपको पता ही चल रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो है मिल घुल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, चीज़ों में आ नहीं रहा है, ये तो दिखता ही है ना, ये तो दिखता है। फ्रस्ट्रेशन वाला तो दिखता ही है कि छोटी छोटी बात पे चिल्लाने लगता है व्यक्ति, तो ये लगता है कि बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये मतलब कुछ इसका टेंशन है, कुछ टेंशन बढ़ गया इसलिए फ्रस्ट्रेशन की स्थिति आ गई है। डिप्रेशन वाले में भी दिखता है कि मिलता जुलता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, अलग रहता है, किनारे पड़ा रहता है, इस तरह का सिम्टम कुछ दिखता है। तो ऐसे लोगों के साथ हम कनेक्ट हो पाए, उनके साथ कनेक्ट होकर उनके साथ संवाद कर पाए, और संवाद करके हमको ही तय करना पड़ता है कि उनकी समस्या क्या है, उनको नहीं पता है कि उनकी समस्या क्या है, हमें को तय करना पड़ेगा कि उनकी समस्या क्या है, और वहां से वो कैसे निकलेंगे उसका कार्यक्रम भी हमें को सोचना पड़ता है, उतना सोच के उनको बताना पड़ता है, उनको स्टेप क्या है वो बताना पड़ता है, उस स्टेप में चलने में उनका सहयोग करना पड़ता है। धीरे धीरे वो चलने लगते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको लगता है कि ठीक है। इसमें संगीत का भी कोई रोल है? म्यूजिक का आप कह रहे हैं, मतलब म्यूजिक कुछ सहयोग कर सकता है, कुछ लेवल तक कर सकता है। देखिए आगे थोड़ी और बात होगी तो क्लियरिटी बनेगी। एक तो ब्रेन वाला पार्ट है और एक सेल्फ वाला पार्ट है, ये दोनों अलग अलग है, तो वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग उसका रोल है, तो वो रोल है अलग अलग तरह से उसका रोल है, कुछ सहयोग हो सकता है उसका, केवल उसी से हो जाएगा ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा, दवा खाने से हो जाएगा ऐसा भी नहीं, क्योंकि दवा तो शरीर पे काम करेगा, आप पे तो करेगा नहीं, अपने पे तो अलग से ही काम करना पड़ेगा। जो मनोवैज्ञानिक समस्या है उसको दवा से आप ठीक नहीं कर सकते, शारीरिक समस्या को ठीक कर सकते हैं। जी भैया जी, अभी जैसे भैया ने उदाहरण दिया कि 5वीं क्लास के बेटे ने सुसाइड किया, तो उसी का उदाहरण मैं एक देना चाहूँगा रख रहे, तो मेन चीज़ वही आ जाती है भैया जी की समझ और सहज स्वीकृति। जी भैया जी। भैया इधर 2 क्वेश्चन है भैया। भैया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है
कि जैसे आपने बताया कि जैसे आपने एक लाइन बोली थी कि काफ़ी बार इसमें हमारी गलती होती है कि हम सामने वाले को समझ नहीं पाते। तो भैया इसमें जैसे मेरे को ये चीज़ पूछनी कि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमको सामने वाले की स्थिति पता है, जैसे कि सपोज़ मेरी फैमिली में या मेरे फ्रेंड की फैमिली में, तो अगर ऐसी स्थिति है किसी के साथ में और अगर हम समझा रहे सब उसको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बट ये अगर कंटिन्यूटी में चलता है, क्योंकि 3 साल भी अगर किसी को अपन कंटिन्यूसली समझाते हैं, उसके साथ एक सही तरीके से रहते हैं, सही मनोभाव से रहते हैं और उसको हर एक चीज़ टैकल करके चलते हैं उसके साथ में, कि उसको समझा के चलते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है, बेसिकली लाइक दैट पर्सन इज़ इन डिप्रेशन है ना, एक बार के लिए ये मान लेते हैं, फिर भी वो निकल नहीं पाता है काफ़ी टाइम उस पर काम करने के बाद भी। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे एक स्थिति तो आपने बता दी कि हम सामने वाले को समझ ही नहीं पाते, फिर वो सुसाइड कर लेता है, और एक स्थिति की समझ भी पाते हैं बट वो हमारी अयोग्यता है कि हम उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, या क्या चीज़ है ना। तो जहाँ पे वो फंसा हुआ है वो तो नहीं देख पा रहा है कि कहाँ वो फंसा हुआ है। हम जो देख रहे हैं जरूरी नहीं कि हम सही देख रहे हो, हम तो उतना ही देखेंगे जितनी हमारी दृष्टि होगी। तो ये हो सकता है कि वो पूरा ना पड़े, उसके लिए हम जहाँ देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जहाँ फंसा हुआ है, हो सकता है कि वहाँ ना फंसा हो, दूसरी जगह फंसा हो। हमारी दृष्टि वैसी है कि हम देख रहे हैं, तो वो फिर उसके लिए पूरा नहीं पड़ेगा। हम जो भी कार्यक्रम बनाएंगे वो उसके लिए पूरा नहीं पड़ेगा, चाहे जितना भी समय लगा लें। तो इसके लिए फिर लगता है कि अगर हम भी नहीं पूरा पढ़ रहे हैं तो भाई किसी का सहयोग लें, फिर किसी का सहयोग लें कि क्या। और ऐसा होता है, मतलब एक दो केस ऐसे भी आए मेरे सामने कि मतलब वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं ये यहाँ नहीं फंसा हुआ है, ये दूसरे जगह फंसा हुआ है। जब उस पर बात हुई, कई राउंड बात हुई, तो उसने कहा कि हाँ भैया ये ठीक है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया था मेरा, मैं फंसा कहीं और था, दिख कहीं और रहा। तो बेसिकली व्यक्ति जहाँ पे फंसा है ना, वो पॉइंट जब तक हम नहीं पकड़ पाते हैं, अगर हमारी योग्यता हो, अगर हम पकड़ लें तो ठीक है। अगर हमारी योग्यता नहीं है और हम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर किसी का सहयोग लेना पड़ेगा हमको। किसी का सहयोग लेके उसकी स्थिति को हम पकड़ पाएं और उसकी स्थिति को पकड़ के उससे निकलने में उसका सहयोग कर पाएं। तो वो जो ट्रिगर पॉइंट है उसका ना, वो पॉइंट को हमको खोजना पड़ेगा। उसमें अगर हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी का सहयोग लेंगे। अच्छा, मतलब एक तो ये हो गया कि हमारे में उतनी योग्यता नहीं है कि हम सामने वाला का उलझा है, वो चीज़ को अगर नहीं समझ पा रहे तो वहाँ पे ये ऑप्शन बनता है कि जो जिसकी योग्यता है, इसकी समझ हमारे से अधिक है, उससे कुछ इंट्रोडक्शन किया जाए, फिर उससे इंट्रोडक्शन किया जाए, ठीक है। और भैया सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे टू बी ऑनेस्ट ये मेरे साथ भी होता है कि हम कोई फैमिली मेम्बर है, लाइक जैसे अब 2 से 3 शिविर कर लिया, उससे भी ज़्यादा शिविर कर लिया, अब इसके बाद में भैया ऐसा होता है कि अब समझ भी आ जाती है कि हम लड़ाई करते हैं। जैसे शिविर लेने के पहले जो हुआ था कि भाई लड़ाई कर रहे, तो ऐसा लगता था कि ये तो होता ही हर परिवार में होता है, लड़ाई करी शांत हो गया, तो इस पर इतना गहन विचार नहीं किया। लेकिन 2 से 3 शिविर करने के बाद में एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाती है कि हमने किया है मतलब गलत है, गलत है मतलब हमको अपने जरूरत है। शिविर से ये पता चल जाता है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो भैया जब पता चलता है कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे सहज स्वीकार है, वह मैं कर नहीं पा रहा हूँ, चाहे वह किसी पर चिल्लाना हो गया, बार बार एक फ्रीक्वेंसी में चिल्लाना हो गया, हम नहीं चाहते कि हम फैमिली के इस मेंबर पे इतना गुस्सा करें, बट हो जाता है बार बार। फिर हम चिल्लाने के बाद में, ऐसा करने के बाद हम सोचते, खुद की गिल्टी फील करते हैं कि हमने ये क्यों किया। तो फिर भैया ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी बार जैसे सिविल लेने के बाद भी ऐसा होता है, 10-15 दिन हमने ये चीज़ें समझी, हमको लगा कि नहीं नहीं अब मेरे को अच्छे से समझ में आ गया, 10-15 दिन तक अपन उस इंसान के साथ प्यार से रहे, हंसी खुशी से रहे, और 16वां दिन बस वापस वो कि वही धीरे 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 वापस जो स्थिति महीने 2 महीने पहले थी वही स्थिति वापस अगेन हो जाती है कि हम सामने वाला इंसान अगर किसी भी एक चीज़ को ऐसा भी बोल रहा है कि खाना खा ले, तो उसका बोलने का जरिया तो बस ये है कि भाई खाना खा ले, और अपन उसको ले लेते हैं कि यार ये बार बार क्यों कह रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बातें भी होती है ऐसा। अगर अपने पूरे जीने को देखें ना, तो ये 4 आयाम हैं अपने जीने के। एक तो समझ का आयाम है, दूसरा विचार का आयाम है, तीसरा व्यवहार का, और चौथा कार्य या व्यवस्था में भागीदारी। ये हमारे जीने के 4 आयाम। हमारे जीने के इन 4 आयाम में अगर देखेंगे तो हम जो व्यवहार कार्य कर रहे हैं वो किस पर निर्भर कर रहा है? हमारे विचार पे। जब हम शिविर करते हैं तो कुछ प्रस्ताव यहाँ से आता है, जो आपने कहा ना, यहाँ से कुछ प्रस्ताव आ गए।
वो प्रस्ताव जो आया वो हमको ठीक लगा, हमारे विचारों में ठीक लगा और विचारों में एक लेवल तक रहा और उसके आधार पे कुछ व्यवहार कार्य किए और थोड़े दिन तक ठीक चला, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता फिर दूसरे तरह के विचार आ गए, दूसरे तरह के इनपुट्स आने लगे और वो फिर विचार बदल गया और फिर वो बात ध्यान से चली गई और फिर हम चिल्लाने जल्लाने गुस्सा करने लगे। ये कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा अगर हम इतना ही करते रहे तो। करना क्या है? करना यह है कि ये जो प्रस्ताव आ रहा है ये आया तो हमारे विचार में, इस विचार में हमको इसको एक्सप्लोर करना है, ये जांच परख करना है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि उधार से उधार नहीं होगा, इसको जांच करना है कि ये ठीक है कि नहीं। ये मेरे समझ में आ जाएगा जितना हम विचार करके एक्सप्लोर कर पाएंगे, ये जो है इसकी यात्रा इधर से इधर को होगी। अगर हमने सुन लिया और उसको मान लिया तो उसके आधार पे नीचे उतर जाते हैं हम और ये ठीक कर देते हैं व्यवहार कार्य को, और थोड़े दिन के बाद ये विचार बदल जाता है, फिर हमारा व्यवहार कार्य बदलने लगता है क्योंकि समझ वाला काम हुआ नहीं। तो जितना हम विचार में उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, अभी जब सेल्फ के एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ की बात करेंगे तो और उसकी डिटेलिंग करेंगे, लेकिन जितना हम इसमें काम कर पाएंगे, जितना हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, जितना हम उसको अध्ययन कर पाएंगे अपने में, उतना उतना कुछ निष्कर्ष बनेगा। वो निष्कर्ष हमारी समझ होगी और वो समझ वाला काम हो गया तो समझ के आधार पे विचार और उसके आधार पे व्यवहार कार्य। ये जो यात्रा है ये निरंतर यात्रा है। यहां से जो आएगा यहां पे लौट के वो फिर कंटिन्यू होगा। इसीलिए कई बार हम लोग कहते हैं, हालांकि लोग मानते नहीं हैं, कि जो पहली बार वर्कशॉप कर रहे हैं उनके लिए, कि जो भी आप सुन रहे हैं इसको आप किसी को बताइए नहीं। एक काम तो ये है। दूसरा ये है कि उससे अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं करिए, व्यवहार में और भाषा में परिवर्तन नहीं करिए, वो बहुत रिस्की काम है, वो नहीं करिए। जैसा आप जी रहे हैं वैसा जीते रहिए, जो काम होना है वो अंदर करिए, वो जो अंदर की यात्रा है ना उसको कर लीजिए। आप अपने अगर व्यवहार को चेंज कर दिए ना या अपनी भाषा को चेंज कर दिए, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर का प्रभाव है जो आपके विचार में आया है और वो उसको हम लोग कहते हैं कि उल्टी करना शुरू कर देते हैं। हमने यहाँ से कुछ सुना और घर पे जाके उसको उल्टी करने लगते हैं या फोन पे भी करने लगते हैं। वो बहुत नुकसान करता है। वो आपको आज समझ में नहीं आएगा, 6 महीने बाद आप मिलेंगे तब समझ में आएगा कि जो आप उल्टी करते हैं ना उसका नुकसान क्या होता है। उसका बहुत नुकसान है। कई सारे लोगों को लगता है कि घर वाले आ नहीं रहे वर्कशॉप करने, वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने उल्टी किया है, या आपने जो है अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन उस समय कर लिया था, और जो आपने अपने व्यवहार को ठीक किया ना, अच्छी अच्छी बात करने लगे, अच्छे से व्यक्त होने लगे, उनको लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, और उनका वो जो डाउट था वो यकीन में तब बदल जाता है जब आप 15 दिन, महीने, 2 महीने के बाद आप अपने पुराने रूप में वापस लौट जाते हैं। तो उनको लगता है कि ये कुछ गलत जगह चला गया ये, तो फिर वो आपके ऊपर डाउट बन जाता है। फिर आप कहेंगे कि चलिए शिविर में, तो कहेंगे कि नहीं जाएंगे। तो यहां से यहां पे जो यात्रा है ना, यहां से नीचे की इस यात्रा को नहीं करिए, यहां से ऊपर की यात्रा कर लीजिए। फिर जब ये उतरेगा तो ये व्यवहार कार्य में आएगा ही। आपको व्यवहार कार्य में कुछ भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। व्यवहार कार्य में कुछ परिवर्तन हो जाए एक और बात है, समझ के आधार पे वो हो ही जाता है, करना नहीं पड़ता है। अगर करना पड़ रहा है इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। हो जाएगा, वो हो ही जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। वो समझ वाली यात्रा हो जाएगी तो फिर वो उतर के आएगा, व्यवहार कार्य में वो आ ही जाएगा। और वो जब आएगा तो वो निरंतर होगा, उस पर फिर लोगों को विश्वास बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये जो कंटिन्यूटी नहीं बन रही है उसका कारण यही है कि ये जो ऊपर की यात्रा होनी है ना वो नहीं हुई है। वो हो जाएगी तो नीचे वो उतरेगा और फिर वो निरंतर होगा।
उसमें हमको एफर्ट करना पड़ता है। उस बीच में जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का काम करना है, जो स्वयं में अध्ययन, स्वयं में जांच परख करना है, उस काम को हमको गहराई में करना पड़ता है। वो जितना हम गहराई में करते हैं उतनी उतनी निष्कर्ष बनते हैं। वो निष्कर्ष ही समझ है। वो हमारी समझ बढ़ती जाती है। वो समझ के आधार पर विचार, फिर विचार के आधार पर व्यवहार कार्य, और वो निरंतर हो जाता है। तो ये जो दूसरे लोग कह रहे हैं और कोई मान ले रहा है ना, उसका मतलब इतना ही है कि हमारे आचरण में उसको कुछ नहीं दिखता, इसलिए हमारी नहीं मानना है। अच्छा, आप कहेंगे कि दूसरे के आचरण में जरूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन उसको दूसरे के आचरण से लेना देना नहीं है, इसलिए उनके आचरण में ना भी हो तो मान सकता है उनकी, लेकिन मेरे आचरण से उसको लेना देना है, इसलिए मेरे आचरण में होगा तब तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। दूसरे के आचरण में नहीं भी होगा तो उसकी सुन सकता है, क्योंकि उसके आचरण से उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए सुन भी सकता है। जरूरी नहीं है कि सुने उनकी भी, लेकिन सुन भी सकता है। तो अगर किसी से कुछ कहना है तो पहले तो आचरण में हो तब हम कहें, और वो कहने में भी 2-3 चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। धीरे धीरे जब संबंध की चर्चा होगी ना, तो धीरे धीरे सब विषयों पे बात और होगी। अभी हमारा तरीका ठीक नहीं रहता है कई बार, तो वो फंसता है जाके मुद्दा। अधिकार जताने लग जाते हैं जी, जहाँ भी हम अपना अधिकार जताते हैं वहाँ ज़्यादा रिफ्ट होती है। देखिए, अधिकार जताने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा वाला स्वीकार करे तब तो। जितना वो स्वीकारेगा उतना ही तो हमारा अधिकार बनता है, उससे अधिक अधिकार है नहीं। अगर वो अधिकार को स्वीकारता है तब तो हम जताएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं स्वीकार रहा है तो फिर कैसा अधिकार, फिर क्या अधिकार है? फिर तो अधिकार बनता नहीं है हमारा। तो दूसरा वाला स्वीकार पाए उतने तक का इंतजार करना पड़ता है। भैया, हाँ बताइए। अभी आप जैसा बता रहे थे कि विचारों में प्रपोजल होता है, उसके बाद हम कई बार ये एक स्टेरॉइड्स की तरह काम करता है कि हम उसकी वजह से हमें कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है, 10-15 दिन, और हम मतलब अच्छा बिहेव करने लग जाते हैं। ये हर शिविर में मेरे साथ होता है। पर और हर शिविर के लास्ट दिन तक ऐसा लगता है कि हाँ, अब जाके कंटिन्यू वर्क करना है ताकि ये जो प्रपोजल था ये अपने आप में कंक्लूजन बन पाए अंदर। पर होता ये है कि लास्ट दिन तक ऐसा हमें लगता है कि अब वापस कंटिन्यू में सीखना है, करना है, बट ऐसा हो नहीं पाता है। इवन अगर हम घर भी जा रहे हैं, अभी शाम को फ्री होने के बाद अगर हम घर भी चले जाते हैं तो भी अगले दिन आते आते इतने मतलब शायद ये मेरी अकेली का नहीं, और बहुत सारी जो मेरी एज ग्रुप में है उनकी प्रॉब्लम हो सकती है कि वेब सीरीज़, मूवीज़, शॉर्ट्स, रील्स, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी पड़ जाती है, और उसके बाद बाकी काम ऑलरेडी इतने होते हैं, जो सर्वाइवल लेवल की जो चीज़ें होती हैं उनसे ही फ्री नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद जब फ्री होते हैं तो वो जो टाइम होता है वो हम हमारे खुद के एन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए इतना वेस्ट कर देते हैं कि वापस फिर सोचने का टाइम नहीं मिलता। फिर बहुत टाइम निकलने के बाद रियलाइज़ होता है कि अब वापस स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है, फिर वापस शिविर में आते हैं और फिर वो के लिए चेंजेस आते हैं। ये लूप चलता ही रहता है बार बार। देखिए, ये जो इंटरटेनमेंट के लिए कुछ हमको करना है ना, अलग से कुछ करना है, ये जब तक कार्यक्रम रहेगा तब तक कुछ सही नहीं होगा। ये जो हम कर रहे हैं यही इंटरटेनमेंट हो जाएगा जिस दिन, उस दिन स्थिति बदल जाएगी। अभी आपको लगता है कि इंटरटेनमेंट के लिए कुछ वेब सीरीज या मूवी या रील देखना है, ये सुनते हुए हम इंटरटेन हो रहे हैं, हम सुखी होकर जी पा रहे हैं, ये नहीं दिखेगा आपको ना, तो समस्या बनी रहेगी। तो अगर हमको मोबाइल देखना भी है, यूट्यूब हमको चलाना ही है, तो हम इसी बात को सुनेंगे। ऑडियो वीडियो कुछ देखना सुनना है तो यही सुनेंगे। जिस दिन ये इंटरटेनिंग हो जाएगा ना, उस दिन स्थिति बदल जाएगी। अन्यथा क्या होता है, मैं अपने स्टूडेंट से, मैं कुछ दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, थोड़े दिन तक फिर छोड़ दिया मैंने, तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता था इस बात को कि 2 तरह के स्टूडेंट हैं, मतलब कई तरह के हैं, उसमें 2 मोटा मोटी मैं कहता हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो सब कुछ करता है,
वो खेलेगा भी और वो मूवीज़ भी देखेगा, घूमने भी जाएगा और सब कुछ करेगा और पढ़ाई भी कर लेगा और वो निकल भी जाएगा। दूसरे इस तरह के हैं जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे और उसके बाद भी बाइक आ जाएगी उनकी। ठीक। अब ये दोनों की अपनी अपनी स्थिति है। अभी जो 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है ना, वो सोचे कि अरे ये तो 2 घंटे पढ़ा है इसने, बाकी मूवी देख रहा है ये, हम भी देख लें, वो नहीं चलेगा। हम कितना प्रोसेस कर पाते हैं, जो इनपुट्स हम ले रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है, उस इनपुट को प्रोसेस करने की स्थिति मेरी कैसी है, मेरी पात्रता क्या है, मेरी योग्यता क्या है। हम बहुत सारा इनपुट ले लेते हैं, संभाल पाते नहीं है। जो कमजोर स्टूडेंट होता है उसका समस्या ही है कि जब वो मूवी देखने जाता है उसका ध्यान रहता है कि पढ़ाई छूट रहा है, जब पढ़ाई करने बैठता है तो उसका मूवी छूटते रहता है। दोनों काम को ठीक से नहीं कर पाता है। कोई तो एक ठीक से कर लेते भाई, दोनों नहीं कर पाता वो ठीक से, और छोड़ना चाहता नहीं वो। ये चलेगा नहीं। हम एक दूसरे को देख के कुछ कार्यक्रम बनाए नहीं चलेगा। हमारी क्या स्थिति है उसके आधार पे हम कार्यक्रम को बनाएं। हम जहाँ पे खड़े हैं, जिस स्थिति में खड़े हैं, अगर हम बहुत सारी चीज़ों को संभाल सकते हैं तो इनपुट लें, नहीं संभाल सकते हैं तो हम क्यों लें? हम नहीं लेंगे इनपुट को, हम बंद करेंगे। जो मेरे काम का है उसको लेंगे, जो काम का नहीं है उसको छोड़ देंगे। और ये तब तक के लिए जब तक हम थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर जाते। वो थ्रेशोल्ड को जब पार कर जाते हैं ना, सेल्फ मोटिवेशन जब बन जाता है ना, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। तब तक आपको निर्णय पूर्वक कुछ करना पड़ता है। वो जब तक थ्रेशोल्ड पार नहीं हुआ है ना, तब तक हमको कुछ प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा। वो जब थ्रेशोल्ड पार कर जाते हैं तो फिर प्रयास पूर्वक नहीं करना है, फिर तो होता है, फिर हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये जो बहुत सारा आपको लगता है कि कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कुछ और कर लें, इसका मतलब है कि ये समझ के सुखी होना है, ये बात अभी हमको ध्यान में नहीं आई है। समझ के ही व्यक्ति सुखी होता है, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन केवल हम समझने के अर्थ में प्रयास करेंगे, फिर इंटरटेनमेंट की अलग से कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि मुद्दा तो सुखी होने का है ना, मेन मुद्दा तो सुखी होने का है ना। वो सुखी हम कैसे होंगे, मुद्दा तो उतना है। तो जब सुख की बात करेंगे तो उसकी और थोड़ी डिटेलिंग करेंगे। फसावट वहीं पे है, क्योंकि हम सुख अलग अलग जगह पे खोज रहे हैं, ये फसावट है। जिस दिन हमको दिख जाएगा कि समझ का ही सुख है, उस दिन स्थिति बदल जाएगी। फिर हम उठते जागते खेलते कूदते बैठते जब भी सोचेंगे तो यही सोचेंगे, इसी का विचार करेंगे। जो मेरे लिए सहज है विचार तो उसी का करना बनता है, जो सहज नहीं है उसका क्या विचार करना। इसी को तो कह रहे हैं कि ये संवाद आप में चलने लगे कि जैसा होना मुझे सहज स्वीकार है, क्या मैं वैसा ही हूं? अगर नहीं हूं तो फिर मैं उसको चेंज करूंगा। जैसा होना मुझे सहज स्वीकार्य है, उस पर अगर हमारा ध्यान बना रहता है तो वैसा जी के हम सुखी हो पाते हैं। इतना ही तो मुद्दा है, मुद्दा तो इतना ही है। साक्षी भाव में रहना है हमेशा, अपने आप के मन को पढ़ते रहना, मन प्रतिपल बदलता रहता है, तो मन को देखते रहना है कि मन में कैसे विचार आ रहे हैं, उसको समझ के अनुसार फिर उसको क्रिया और व्यवहार में लाना है, यही उद्देश्य है। तो हमेशा मन को पढ़ते रहें, वही अपने पे ध्यान को बनाए रखें, अपनी सहज स्वीकृति को देखते रहें। उसके अन्यथा जब हम कुछ कर रहे हैं तो हम उसको चेंज करें, शिफ्ट करें। ये सब मेंटल साउंडनेस क्या होती है? मेंटल साउंडनेस वही ये हार्मनी है दोनों के बीच में, तो आराम की स्थिति है। अगर दोनों में गैप हो गया है तो कंट्राडिक्शन है, अंतर्द्वंद है, अंतर्विरोध है। माइंड साउंडनेस को हिंदी में बोले तो दृढ़ता है। वही तो, जैसा होना मुझे सहज स्वीकार्य है वैसा जब मैं हो जाता हूं तो वो निश्चित बात है, उसमें कुछ बदलता नहीं। वैसा नहीं हो पाता हूँ, गैप हो जाता है, तो वो बदलते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, फिर पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाती है। दिखावटी हो मतलब बनावटपन मत लाएं अपने। तो हमको ठीक कुछ और लग रहा है, हम सोच कुछ और रहे हैं, हम कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। ये जो अंतर है ना, ये अंतर द्वंद है, अंतर विरोध है।
जब जो मुझे सहज स्वीकार है, जब मैं इसको देख पाता हूँ, उसी का भाव विचार करता हूँ, उसी के आधार में व्यवहार कार्य करता हूँ, वो सब एक जब हो जाता है तो निश्चितता बनी रहती है। हम आराम की स्थिति में होते हैं, हम सुखी होते हैं, हम स्वतंत्र होते हैं। वही स्वतंत्रता है। भैया अभी जो मोहित ने और मुस्कान ने जो क्वेश्चन किया, दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे क्वेश्चन थे। तो इसमें मेरे को ऐड करना था कि थोड़ा हम वातावरण का प्रभाव तो इस पे होता ही है। तो जैसे भी हम लोग, जितने लोग जैसे जिस टाउन में रह रहे हैं, अगर वो लोग रेगुलरली, मैं भी वीकली और मैं भी जैसा भी सुविधा हो उस, क्योंकि बाकी वातावरण तो सारा वैसा ही है जो इस कंटेंट को थोड़ा सा अंदर तक जाने नहीं देता है, प्रोसेस नहीं हो पाता है जो आप कह रहे हैं प्रोसेस। तो मुझे लगता है वातावरण निर्माण करके भी हम थोड़ा उसका इफ़ेक्ट को बढ़ा सकते हैं, है ना। उसकी बात करेंगे। संस्कार जो परिमार्जन का काम है उसमें वातावरण का महत्वपूर्ण रोल है। तो वो जो वातावरण बनाना है, बेसिकली ये जो हम मूवी देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं या वेब सीरीज देख रहे हैं ना, ये हमारे लिए वातावरण है। उसके जगह पे हम कोई वर्कशॉप सुन सकते हैं तो वातावरण बदल गया। अब उसका प्रभाव लंबे समय तक हो सकता है। और अभी तो इस पर भी काफ़ी कंटेंट उस तरह से भी आने लगा जिसको एंटरटेनमेंट की तरह भी बोलते हैं। हाँ। उससे भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं उससे भी। देखिए, मैं तो अभी सुबह ही वंदन भाई से बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कि 2008 में जब मैंने वर्कशॉप किया तो कॉपी पे जो हमने नोट्स बनाया उसके अलावा मेरे पास कोई वस्तु नहीं है इस बात को रिकॉल करने का, कुछ नहीं था उपलब्ध। 2009 में एक वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग हुई, 10 में उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध हुई गणेश जी के एक वर्कशॉप की। वो पहला एसेट था जो हम लोगों को मिला कि हम कभी चाहें तो सुन सकते हैं, उसके अलावा कुछ था नहीं। और वो चला 2012 तक मेरे पास। 2012 के एक वर्कशॉप की भानु सर की ऑडियो रिकॉर्डिंग फिर मैंने ली और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को इतनी बार मैंने सुना है कि जब उसको चालू करूंगा तो अगली बात क्या बोलेंगे मैं बता सकता हूँ, और फिर भी मैं सुनता रहता हूँ उसको कभी कभी। तो इतना क्राइसिस था उस समय में, हम लोगों ने कैसे कैसे चीज़ों को खोजा। और मतलब मुझे लगता था कि कोई मीटिंग होती थी तो हर मीटिंग में मैं उपलब्ध होता था कि भाई कुछ तो और समझने के लिए कुछ मिले, कुछ वातावरण ऐसा बने, कुछ सोच पाए। आज के दिन तो बहुत कुछ उपलब्ध है। एक तो कोरोना का कुछ मेहरबानी है और टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप हो गई, तो आज के दिन तो इतना कंटेंट उपलब्ध है कि आप जब चाहें, जिस दिन चाहें, आप ऑनलाइन मतलब लाइव सुन सकते हैं। कहीं ना कहीं देश भर में कोई वर्कशॉप चल ही रहा है, रात में मैं कहूँ तो 11 से लेकर 3 बजे तक ब्रेक होता होगा। उसमें भी 3:30 बजे गोष्ठी शुरू हो जाती है। हाँ, वही कह रहा हूँ कि 3 बजे के बाद वो गोष्ठी का क्रम शुरू हो जाता है और रात के 10-11 बजे तक तो चलता है। कहीं ना कहीं कुछ चल ही रहा है। रात को 11 से 3 ही बस खाली समय है जब आप लाइव नहीं सुन सकते कुछ, अन्यथा इतना उपलब्ध है, लेकिन हम नहीं उसका सदुपयोग कर पा रहे। क्या किसी की प्रशंसा करना सहज स्वीकृति है? बात करेंगे जब सम्मान की बात करेंगे ना, तो ये सब मुद्दों पे बात करेंगे कि वो प्रशंसा का अर्थ क्या है, मतलब हम उसका आशय क्या है, किस तरह से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो प्रशंसा उसकी प्रशंसा ही हो रही है, उसका अधिमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सबको तो समझना पड़ेगा ना। तो वो सब पे बात करेंगे जब सम्मान की बात करेंगे, तो वहाँ पे आप इस प्रश्न को उठाइएगा, वहाँ पे इस पे बात करेंगे। जी भैया, जैसे अगर अभी नहीं तो बाद में इसको थोड़ा और बताइएगा ना कि जो सहज स्वीकार्यता आप बता रहे हो, जैसे कि काफ़ी बार हो जाता है कि जैसे अपनी किसी से बहस हो गई तो गलती अपनी भी नहीं है, मतलब एक होता है ना कि फिर एक टाइम पर अपन को लगता है कि नहीं, इतना तो मुझे बोलना नेसेसरी था। ऐसा समझ के अभाव में ऐसा ही होता है कि अपन को लगता है इतना तो बोलना नेसेसरी था, तो हाँ मुझे ये सहज स्वीकार है। तो थोड़ा और सहज स्वीकार्यता को भी और अच्छे से देख पाए कि ये वर्ड, इस वर्ड की गहराई में और जा पाए, ऐसा है ना। लौट के कल फिर इस पे और बात करेंगे, थोड़ी गहरी बात है ये, तो धीरे धीरे उस पर ध्यान जाएगा। अभी क्या है ना, बहुत सारे जो अभी आपने कहा ना, इस तरह के कुछ नियम हमने बना रखे हैं हर व्यक्ति ने कि भाई कब तक सुनेंगे, सुनने की एक सीमा होती है, और अगर नहीं बोलेंगे तो सामने वाला तो बोलता ही जाएगा, और आप नहीं बोलेंगे तो सर पे चढ़ जाएगा। बहुत इस तरह की मान्यताएं बना रखी हम लोगों ने, और उसके आधार पे कुछ, हाँ
तो ये अक्सर होता ही है कि Husband wife में। हाँ, क्यों वाइफ के जो फ्रेंड होते हैं ना, वो उनको बताते हैं कि तुम हस्बैंड को इतना सिर पे चढ़ा दोगे तो फिर बाद में आपको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए उनको अभी से ना रोकना जरूरी है। वो जो कहे उसको हमेशा करने का नहीं होता है, उनको थोड़ा सा यू टर्न भी देना पड़ता है, नहीं तो सिर चढ़ जाएंगे। तो ये हस्बैंड वाइफ के साथ तो ऐसा होता ही है। नहीं नहीं, वो तो जो आप कह रहे हैं ना, उसमें जो आपने कहा वो आधी बात है कि उनके सहेली ये बताती है कि भाई जितना वो कह रहे हैं अगर उतना करते जाओगे तो सर पे चढ़ जाएंगे। हस्बैंड के तो उनके दोस्त भी तो कुछ बताते होंगे ना। नहीं, वो तो ये मान के चलते हैं ना, वाइफ तो वैसे अपने लिए ही लाए हैं, इसलिए वो तो बताते ही नहीं है। लेकिन वाइफ के क्या है, ससुराल वाले भी बताते हैं, सासू जी भी बताते हैं कि तो है ना, सारों का ऐसे ऐसे करने का नहीं होता है, तो वो फिर झगड़ा वहीं से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि केवल उसके ससुराल वाले, मतलब उसके मायके वाले बताते हैं, हमारे घर वाले भी हमको बहुत कुछ सिखाते समझाते हैं ना। वो सब जगह सब देखिए, हमारे ससुराल वाले हैं तो उनके भी ससुराल वाले हैं, हमारे घर वाले हैं तो उनके भी घर वाले हैं, तो मामला बराबर का है। नहीं नहीं, बहुत अंतर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग नहीं है, वो अलग नहीं है, वो तो बस केवल अलग इतना ही है कि हाँ, माइक दे दीजिए दीदी को। पति के ससुराल वाले और पत्नी के ससुराल वाले में जमीन आसमान का फर्क होता है। पत्नी के ससुराल वाले तो बहू से काम कराने में रहते हैं और पति के ससुराल वाले जमाई को सिर पे चढ़ा के रखते हैं। ये तभी तक है जब तक वो पत्नी अपने ससुराल में रहती है। जिस दिन पति अपने ससुराल में रहने लगेगा ना, हाँ घर जम फिर पोछे लगवाएंगे उससे, वो स्थिति बदल जाएगी। पर वो पति रहता नहीं है ना, स्वाभिमानी। आपकी जानकारी में एक चीज़ ला देता हूँ कि मेघालय जो ईस्ट इंडिया का स्टेट है, वहाँ जस्ट अपोजिट स्थिति है। वहाँ पर जो है पति को ससुराल में जाकर रहना पड़ता है और वहाँ परिवार जो है पितृ सत्तात्मक नहीं होकर मातृ सत्तात्मक है। संपत्ति पर पूरा अधिकार माँ का होता है ना। और नहीं, मैं तो उसको भी मेघालय जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो आपको यहीं पे बताऊं कि ये जो लड़की को लगता है ना ससुराल में जब रहती है कि माँ बहुत अच्छी है, सास अच्छी नहीं है, अगर उसी लड़की को माँ के साथ रहना हो जाए फिर आप देखिए क्या स्थिति है। और ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ऐसे उदाहरण आपके समाज में मिल जाएंगे। जो लड़की माँ के साथ रह रही है ना, देखिए वो माँ फिर सास जैसे ही लगने लगती है, क्योंकि मुद्दा वो सास बहू का नहीं है, वो मुद्दा जनरेशन गैप का है। वो मुद्दा जनरेशन गैप का है। तो वो माँ के साथ भी उतना ही जनरेशन गैप है और सास के साथ भी उतना ही जनरेशन गैप है। तो वो मुद्दा जनरेशन गैप का है। वो तो जब बेटी 4-6 दिन के लिए माँ के पास आती है तो माँ बहुत लाड़ करती है, उसको लगता है कि सब ठीक चल रहा है। दो 3 महीने के लिए भेजेंगे तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी स्पेंड नहीं होगा, करेंगे। उसमें भी नहीं होगा। वो जब परमानेंट रहेगी ना तभी होगा वो। नहीं तो ऐसा बताओ उनको परमानेंट 5-6 महीने तक, जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता है तब तक रहो, उसके बाद आओ। ठीक है। तो व्यक्ति जो है ना, वो अगर सही को समझ के सहज स्वीकृति को देख के उसके अनुसार नहीं जिएगा तो वो गैप बना रहेगा, और वो गैप बना रहेगा तो समस्या बनी रहेगी। वो गैप खत्म हो जाए तो संबंध पूर्वक जीना हो सकता है। अभी मुद्दा दूसरे का नहीं है, मुद्दा अपना है। अभी हम अपने में ही संवाद करके अपनी सहज स्वीकृति को देख के वैसा नहीं जी पा रहे, तो दूसरे पे ब्लेम करते रहते। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये वर्कशॉप क्या है? तो संवाद की प्रक्रिया है, और ये संवाद पहले तो मेरे और आपके बीच शुरू हो रहा है, धीरे धीरे ये आपका अपने में चलने लगेगा। आपका अपने में जो चलेगा इन्हीं 2 मुद्दों में चलेगा।
कि जैसा मैं हूं और जैसा होना मुझे सहज स्वीकार है। ये दोनों एक ही हो गया है या दोनों अलग अलग हो गया है? अगर दोनों एक है तो हम हार्मनी में होते हैं, हम व्यवस्था में होते हैं, हम सुखी होते हैं। अगर दोनों में गैप हो जाता है तो हम कंट्राडिक्शन में, अंतर्द्वंद में, अंतर्विरोध में चले जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो इस पूरे वर्कशॉप के अगर स्कोप को देखेंगे ना कि ये जो अध्ययन की बेसिकली ये संवाद की प्रक्रिया है और स्वयं में अध्ययन की प्रक्रिया है। अपने में जो अध्ययन होना है ना, वो अध्ययन करके जो यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि ये जो विचार में प्रस्ताव आ गया, इसमें अपने में अध्ययन करके समझ तक की यात्रा है। तो इस पूरे वर्कशॉप के अगर स्कोप को देखें, जो स्वयं में अध्ययन करना है, स्वयं में जांच परख करना है, उसका पूरा स्कोप क्या है, तो पूरे स्कोप को देखते हैं तो सहज स्वीकृति को समझना है। जब इस सहज स्वीकृति को हम समझ पाते हैं तो बेसिकली हम स्वत्व को समझ पाते हैं। मेरी जो सहज स्वीकृति है वही मेरा स्वत्व है। स्वत्व का क्या मतलब है? स्व और त्व, तो स्वयं के होने का जो व्यवस्था है, त्व का मतलब व्यवस्था, तो स्वयं के होने की जो व्यवस्था है वही स्वत्व है। तो मेरी जो सहज स्वीकृति है उसको मैं जब देख पाता हूँ, उसको समझ पाता हूँ, तो मैं अपने आप को समझ पाता हूँ, अपने होने की व्यवस्था को समझ पाता हूँ, वही मेरा स्वत्व है। और उस स्वत्व के आधार पे जब मैं भाव और विचार कर पाता हूँ तो स्वयं में कैसा होता हूँ? व्यवस्था पूर्वक जी पाता हूँ। अभी अपने में व्यवस्था की बात हो रही है, अभी बाहर नहीं, अभी अपने में स्वयं में व्यवस्था। तो स्वयं में व्यवस्था पूर्वक जीना हो पाता, उसी को कहा स्वतंत्रता। तो पिछले सेशन में भी इस पे बात हो रही कि जो स्वयं के होने का जो तंत्र है, जो स्वयं के होने का व्यवस्था है, जो यहाँ पे समझ में आई है, उस व्यवस्था के अनुरूप भाव विचार को कर पाना ही स्वतंत्रता है। तो स्वयं के होने की जो व्यवस्था यहाँ पे समझ में आई है, उसके आधार पे वो स्वयं के होने की जो व्यवस्था का भाव विचार है, उसको अपने में कर पाना ही स्वतंत्रता है। तो मैं अपने में व्यवस्था पूर्वक जीता हूँ, वही स्वतंत्रता है, वही सुख है, क्योंकि मैं अपने में व्यवस्थित हो गया। अब बाहर का भी मुद्दा नहीं है, अंदर की व्यवस्था बन गई। और फिर जब अपने में व्यवस्थित होकर जी पाता हूँ तो दूसरों के साथ संबंध और व्यवस्था पूर्वक जी पाता हूँ, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की, उसी को कहा स्वराज्य। वही स्वराज्य है, स्वयं का राज्य है, स्वयं का वैभव है। इसी बात को यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, बात यही है। इसी बात को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। तो स्वत्व को समझ लेंगे, समझने का काम हो गया। उसके आधार पर विचार किसका करेंगे? जो स्वत्व का सही के अर्थ में, जो व्यवस्था के अर्थ में भाव और विचार को कर लेंगे, वही स्वतंत्रता है। तो विचारों में सुख है, और उसके आधार पर व्यवहार कार्य करेंगे, वही स्वराज्य है। जो नीचे व्यवहार कार्य कर रहे हैं, अब दूसरों के साथ व्यवहार कार्य जब करने जा रहे हैं तो दूसरे या शेष प्रकृति के साथ कर रहे हैं, तो यही जब उनके साथ कर पाते हैं तो यही स्वराज्य है। तो इस पूरे वर्कशॉप के अगर स्कोप को अगर आप देखें ना, तो स्वत्व को समझ के स्वतंत्रता पूर्वक जीते हुए स्वराज्य के लिए हम स्रोत बन पाते हैं। स्वत्व को समझ के स्वतंत्रता पूर्वक जीते हुए स्वराज्य के लिए स्रोत बन जाए। इससे कम में हम तृप्त होते नहीं हैं, और इससे अधिक करने के लिए कुछ बचता नहीं है। इससे अधिक कुछ बचता नहीं है। तो ये दूसरा हमको क्यों स्वीकारता है? जो स्वराज्य जिसको कह रहे हैं, जो स्वयं का वैभव है, वो क्यों है? क्योंकि मेरी जो स्वतंत्रता है, मेरा जो स्वत्व है, क्योंकि जो मेरी सहज स्वीकृति है, यही सहज स्वीकृति दूसरे की भी है। लेकिन इसको आप मानिएगा नहीं अभी इसको धीरे धीरे जांचना शुरू करिए कि ऐसा है या नहीं है। तो मेरी जो सहज स्वीकृति है, जो मेरा स्वत्व है, वही स्वत्व दूसरे का भी है। इसलिए जो मेरी स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता दूसरे की भी है। हमारी और दूसरे की स्वतंत्रता अलग अलग नहीं है। तो मेरी जो स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता दूसरे की है। इसलिए जब मैं वैसा जीता हूं तो दूसरा वाला हमको स्वीकारता ही है। यही स्वराज्य है, यही स्वयं का वैभव है, इसी को कहा स्वराज्य। तो स्वयं को समझ के स्वतंत्रता पूर्वक जीते हुए स्वराज्य के लिए स्रोत बन जाना है। इतना इस पूरे वर्कशॉप का स्कोप है। इससे कम में मानव तृप्त होता नहीं है, और इससे अधिक करने के लिए कुछ बचता नहीं। तो वो सही को समझ के स्वतंत्रता पूर्वक जीते हुए स्वराज्य के लिए स्रोत बन जाना है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ी बारीक बात है, लेकिन मैं कह देता हूं, आगे इस पे और डिस्कशन होगा कि स्वत्व को समझ के स्वतंत्रता पूर्वक जीते हुए मैं सुखी हो गया। अभी बाहर जिया नहीं हूं,
अपने में स्वतंत्र होते ही मैं सुखी हो गया, बाद में मैं बाहर जी रहा हूं, बाहर जी के मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। मैं अपने में सुखी हो गया, स्वयं में व्यवस्था हो गई तो सुख हो गया, तो मैं सुखी होके फिर बाहर परस्परता में जीने जाऊंगा, इसलिए मैं सही जीऊंगा, मैं गलत जी नहीं सकता, इसलिए लोग मुझे स्वीकार पाते हैं। अगर आप सुख को खोजने बाहर जाते हैं तो फिर आप सही जिएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब सुखी होकर जीने जाते हैं तो बाहर फिर सही जिएंगे, संबंध और व्यवस्था पूर्वक ही जिएंगे, इसलिए लोग आपको स्वीकार पाते हैं। इसीलिए स्वराज्य की बात किया वहां, स्वयं का वैभव, लोग स्वीकार पाते हैं उसको। तो हम सुखी पहले होंगे, जिएंगे बाद, क्योंकि सही का भाव विचार करते ही हम सुखी हो जाते हैं, गलत का भाव विचार करते ही हम दुखी हो जाते हैं। यही तो कंट्राडिक्शन है, ये जो गलत का भाव विचार कर रहे हैं यही कंट्राडिक्शन है। सही का भाव विचार किए यही सुखी, यही स्वतंत्रता है और यही हमारा सुख है। तो सुखी होके, स्वतंत्र होके हम स्वराज्य के लिए स्रोत बन जाएंगे। इतना इसका स्कोप है। तो इसका जो स्कोप है उसको अगर अध्ययन करने जाएंगे ना, स्वयं में जो अध्ययन करना है, जो यहाँ पे बात किया ना कि अपने में विचारों में अध्ययन करके समझ तक की यात्रा करनी है, वो जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का काम है, जो स्वयं में अध्ययन का काम है, स्वयं में खोज की बात है, वो स्वयं में अध्ययन और स्वयं में खोज करेंगे। किस बात का अध्ययन करेंगे, क्या खोजेंगे? तो दो मुद्दे लिखा है, एक तो अध्ययन की वस्तु क्या है और अध्ययन की विधि क्या है। तो अध्ययन तो करना, ये बात ठीक है, उस अध्ययन से ही अपनी समझ बढ़ेगी, लेकिन वो अध्ययन किसका, उसकी वस्तु क्या होगी और उस अध्ययन को करने की विधि क्या होगी। तो किस बात का अध्ययन करेंगे? तो दो मुद्दों का अध्ययन होना है। एक तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा चाहना क्या है, और दूसरा हमारा करना क्या है, कार्यक्रम क्या है। तो चाहना का और करना का अध्ययन, कि हम चाहते क्या हैं और हम करते क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा कार्यक्रम क्या है, ये दो का अध्ययन। और इसकी विधि क्या होगी, अध्ययन की विधि क्या होगी? तो सुबह से ही उस पर बात हो रही है, एक बार फिर से मैं कर लेता हूं। तो अध्ययन की विधि क्या है? जांचना। किसके अधिकार पे? स्वयं के अधिकार पे, दूसरों के आधार पे नहीं, किताब के आधार पे नहीं, किसी बड़े व्यक्ति ने कह दिया उसके आधार पे नहीं, स्वयं के आधार पे। जिन्होंने भी कहा है, जिन्होंने भी लिखा है, उनके लिए वो ठीक होगा। मेरे लिए ठीक है कि नहीं, इसकी जांच परख मुझे करना पड़ेगा। अधिकार है। तो मेरा अधिकार क्या है? मेरी सहज स्वीकृति मेरा अधिकार है, मेरा आधार है। तो वो जांच परख की पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं, फिर लौट के वस्तु की बात करेंगे। प्रक्रिया को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सुबह एक लेवल की समझा था, अभी वापस से फिर उस विधि को बात कर लेते हैं, क्योंकि अध्ययन करने जाएंगे तो विधि पहले पता हो ना, तब तो अध्ययन शुरू होगा। तो विधि क्या है? तो विधि यही है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या है? प्रस्ताव। उसको मानना है, मानना नहीं। मानेंगे नहीं तो क्या करेंगे? जांचेंगे। किसके आधार पे? स्वयं के आधार पे। तो ये जो प्रस्ताव आता है उसमें दो काम करना है, एक इधर से तीर बना, एक इधर से। पहला क्या करेंगे? अपने सहज स्वीकृति के आधार पे जांच कर देखेंगे कि वो मेरे लिए सही है कि नहीं। ठीक है? तो पहला काम तो यही होगा कि सहज स्वीकृति के आधार पे हम जांच के देख पाएं कि मेरे लिए वो सही है कि नहीं। ये पहली जांच हुई, लेकिन इतने से काम पूरा नहीं हुआ। अगला काम क्या करेंगे? जी कर देखने जाएंगे। दूसरा जो काम है वो जी कर देखना, क्योंकि केवल जांचने से पूरा नहीं पड़ेगा, अब उसको जी कर देखना पड़ेगा कि वो जीने में आ सकता है कि नहीं। अच्छा, जीने जाएंगे तो दो चीजें हम करते हैं, या तो हम व्यवहार करते हैं या हम फिर कार्य करते हैं। अगर हम व्यवहार करते हैं तो किसके साथ?
जो हम व्यवहार करते हैं मानव के साथ व्यवहार, और कार्य जो हम करते हैं वो किसके साथ? मानव के अलावा जो शेष प्रकृति है उसके साथ कार्य। तो मानव के साथ व्यवहार करके अगर उभय सुख होता है और शेष प्रकृति के साथ कार्य करके अगर उभय समृद्धि होती है, तब तो हम कहते हैं कि ये प्रस्ताव कैसा है? ठीक है, अन्यथा ये प्रस्ताव ठीक नहीं। एक उदाहरण लेके इसको करने का प्रयास करते हैं। तो अगर एक प्रस्ताव में आपको पूछूं कि बड़ों का सम्मान करें, यह आपको सहज स्वीकार है या नहीं है? क्या लगता है? सहज स्वीकार है। तो पहली जांच पूरी हो गई, पहली जांच पूरी हो गई। अब इसको कहां ले जाएंगे? दूसरे जांच में। क्या करेंगे? इसको जी कर देखेंगे। जी कर देखने जाएंगे तो सम्मान की बात हो रही है, तो ये व्यवहार की बात है। तो व्यवहार करने जाएंगे तो बड़ों का तो सम्मान करेंगे, छोटों का क्या करेंगे? छोटों का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? अब यहां पे आके मामला फंस गया। नहीं, उस पे अलग बात करेंगे वो भी फंसाने की बात है। तो बड़ों का तो सम्मान, छोटों का क्या करेंगे भाई? अब यहां पे आके मामला फंस गया। जी सर, बड़े लोग अगर साफ दिखता है कि गलत राह पर है, कोई शराब पीते हैं पेरेंट्स, या कोई गुटखा खाते हैं या और दूसरे आचरण करते हैं, वैसी स्थिति में उनके प्रति सहज स्वीकृति बनना बहुत कठिन होता है। वहाँ हमें किस तरह से देखना है? अभी सहज स्वीकृति को थोड़ा समझेंगे ना तो फिर उस पर बात होगी। वो सहज स्वीकृति का मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा जो है अपनी समझ का है। तो कई बार ऐसा दिखता है कि सामने वाला व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है, तो उसके आचरण से हम प्रभावित होंगे या हम सही आचरण करेंगे, इसको तो हमको तय करना पड़ेगा ना। तो हम अभी दोनों जगह से उसको देख सकते हैं कि अगर हम उस जगह पे हैं जो हम गलत कर रहे हैं, तब तो मैं ये कहता हूँ कि भाई हम गलत कर रहे हैं इसलिए दूसरा कर रहा है, हमारा जो बच्चा आने वाली पीढ़ी है वो कर रहा है। लेकिन अब बच्चे की जगह से जब मैं देखूंगा तो वो बदल जाएगा स्थिति। मैं कई बार जब बात करता हूँ तो कई बार वो दोनों अलग अलग जगह से बात करता हूँ, इसलिए कई बार वो विरोधाभासी भी लगेगी कि पेरेंट्स की जगह से जब पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे आचरण में अगर सही नहीं होगा जीने में तो हमारा बच्चा कैसे सीखेगा। ये बात तो पेरेंट्स से हो गई। लेकिन अगर मैं बच्चे से बात करूंगा तो यही बात नहीं करूंगा कि पिता का आचरण खराब है इसलिए हमारा भी खराब हो जाए। बच्चे से तो मैं ये कहूंगा कि भाई ठीक है, पिता का आचरण ठीक नहीं है क्योंकि उनको समझ नहीं है, समझ पे काम नहीं हुआ है। अगर मुझे लगता है कि उनका आचरण ठीक नहीं है तो कम से कम मेरा आचरण तो ठीक हो। बच्चे से अब ये बात करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि पिताजी शराब पी रहे तो तुम भी पियो। तो जब उस जगह से देखने जाएंगे तो स्थिति बदल जाएगी। तो बच्चे को अगर लग रहा है कि पिताजी ठीक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको तो कम से कम सही गलत का भास है, तो फिर हम तो गलत ना करें, कम से कम हम सही को कर पाए। तो उस पर अभी चर्चा करेंगे। जो मैं उदाहरण लिया ना, वो उदाहरण क्यों लिया वो महत्वपूर्ण बात है, इसलिए उसको वापस मैं ध्यान दिलाता हूं। तो मैंने उदाहरण लिया कि बड़ों का सम्मान करो, ये प्रस्ताव दिया और इस पर पूछा कि सहज स्वीकार्य है कि नहीं है, तो आप सबने कहा कि सहज स्वीकार्य है। इसको जी कर देखने गए तो व्यवहार में पूछा कि भाई बड़ों का तो सम्मान करेंगे, छोटों का क्या करेंगे। अब यहाँ पे आके मामला फंस गया। भाई छोटों को कोई कहता है स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे। भाई ठीक है, स्नेह प्रेम करिए, ठीक है, सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं अगर इस जो मैं प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को बदल के पूछता हूं कि आपको क्या सहज स्वीकार है, बड़ों का सम्मान या सभी का सम्मान? क्या सहज स्वीकार है? सभी का सम्मान। एक महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान में आती है कि बड़ों का सम्मान करो, ये मान्यता हमको 10, 20, 25, 50 साल से होगी, जिनकी जितनी उम्र है तब से ये मान्यता बनी होगी आप में। इस मान्यता के होने के बावजूद भी
सभी के सम्मान की सहज स्वीकृति खत्म नहीं हुई, न खत्म हुई न करप्ट हुई। ऐसा भी नहीं हुआ कि उसके प्रभाव में ये सबके सम्मान की मेरी सहज स्वीकृति करप्ट हो गई, बदल गई। हुआ क्या ऐसा? ये सहज स्वीकृति की सबसे अच्छी बात यही है कि ये बदलता नहीं है, न ये करप्ट होता है, ये निश्चित बना रहता है। हम उसको नहीं देख पाए ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सहज स्वीकृति मेरे में नहीं है ऐसा नहीं है। वो मेरे में वो सहज स्वीकृति है ही, हम देख पाए या न देख पाए। जब भी क्वेश्चन को ठीक से फ्रेम करके पूछा जाता है आप देख ही पाते हैं। आप ही ने देखा ना कि सभी के सम्मान की सहज स्वीकृति है। मैंने तो नहीं कहा आपको कि आप यही कहिए। पहले मैंने पूछा कि बड़ों के सम्मान, तो आपने कहा कि हाँ यही सहज स्वीकार्य है। फिर जब प्रश्न को बदल दिया कि बड़ों का सम्मान या सभी का सम्मान, क्या उत्तर आया? ये कोई दूसरा आपको बताया क्या, या अंदर से आया है उत्तर? अंदर से आया ना। इसका मतलब है कि ये सहज स्वीकृति हर व्यक्ति में निश्चित बात है जो बनी रहती है। हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, मुद्दा सिर्फ इतना है। जिस दिन हम देख पाते हैं उस दिन हमको ये दिखता है कि ये सहज स्वीकृति मेरे में है ही। और इस सहज स्वीकृति को देख के, इस सहज स्वीकृति के साथ जब हम जी पाते हैं तो हम सुखी हो पाते हैं। इसलिए इस 8 दिन में मैंने आपको सुबह भी कहा इस बात को पिछले सत्र में कि कोई एक महत्वपूर्ण बात जिसको आपको पकड़ना है वो क्या है? सहज स्वीकृति। वो अगर पकड़ में आ गई, हमको अपने में वो सहज स्वीकृति दिखने लगी, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, फिर काम पूरा हो गया, फिर वो काम पूरा हो गया, फिर आप लौटेंगे नहीं। जब तक वो नहीं दिखा है तब तक फसावट है। तो ये सहज स्वीकृति को ध्यान दिलाने के लिए बात किया। प्रस्ताव की ये प्रक्रिया की बात कर लेते। तो प्रक्रिया यही है कि पहले हम सहज स्वीकृति के आधार पर जांच के देखें, फिर उसको जी कर देखें कि वो जीने में आ सकता है कि नहीं, और उससे उभय सुख उभय समृद्धि हो सकती है कि नहीं। अगर ये दोनों होता है तो फिर प्रस्ताव सही है, अन्यथा प्रस्ताव मेरे लिए ठीक नहीं है, उसको वहीं छोड़ देने की जरूरत है। तो हम लोग इसी प्रक्रिया से बात करने वाले हैं 8 दिन। ये प्रक्रिया आपको सहज स्वीकार है या नहीं है, इसको जांच के आप देख लीजिए। ये जो प्रक्रिया है ये ठीक है या उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, या डूज एंड डोंट्स की बात किया जाए कि ये करो ये नहीं करो, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात किया जाए, या प्रस्ताव के रूप में बात किया जाए और आपको आपके अधिकार पे छोड़ा जाए कि आप उसको जांच कर और जी कर देख पाएं कि वो आपके लिए ठीक है कि नहीं। ये तरीका ठीक है या इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है? नहीं, सही है तरीका, यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सहज स्वीकार है, तो हम लोग इसी प्रोसेस से बात करेंगे। तो ये तो प्रक्रिया की बात हो गई, विधि की बात हो गई। अब बात लौट के आती है अध्ययन की वस्तु क्या है। उस वस्तु में भी एक चाहना की बात है, लक्ष्य की बात है, और दूसरा कार्यक्रम की बात है। करना क्या है, चाहना क्या है और करना क्या है। तो क्या है लक्ष्य? आप सबका कोई लक्ष्य होगा ना? क्या लक्ष्य है? क्या है लक्ष्य? कहा तो गया है कि मनुष्य का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। हम लगे हुए हैं साधन संपत्ति के लक्ष्य की ओर। जी 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 जी। मोक्ष ये होता है कि आपके अंदर कोई कामना न रह जाए किसी प्रकार की, न धन की, न पद की, न वो है ना, कोई कामना से आप निष्काम हो जाए। मोह माया, हाँ तो वही तो छूटना है। त्याग नहीं, मोह के मतलब मोह में बंधे मत रहे। कोई आपको चाहना तो सब है, लेकिन अगर अब आपसे छूटता है तो आप उससे मोह में मत हो जाए कि वही छूट गया। माइक ऑन नहीं है आपका, दुखी मत हो उससे। तो हर व्यक्ति का अपना कुछ लक्ष्य होगा ना। जी जी। तो जैसा आप कह रहे हैं अभी मोक्ष की बात, बादा में एक वर्कशॉप हो रही थी, तो वहाँ के एक टीचर जो है
तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा लक्ष्य क्या है, सब लोग अपना अपना बता रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरा तो लक्ष्य है जीते जी अपार संपदा और मरने के बाद मोक्ष। जीते जी अपार संपदा और मरने के बाद मोक्ष। गणेश सर ले रहे थे उस वर्कशॉप को, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपका जो ये लक्ष्य है ना उसमें दिक्कत है। उन्होंने कहा भाई क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि दिक्कत ये है कि जब आप अपार संपदा के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से जुटाएंगे तो अपार संपदा होगी क्या? तो कुछ भी करना पड़ेगा। तो अपार संपदा के लिए जब जाएंगे तो मोक्ष कहीं छूटेगा, और मोक्ष के लिए जाएंगे तो संपदा कहीं छूटेगी। तो ये तो बड़ा कंट्राडिक्शन पाल लिया आपने, फिर तो पूरी जिंदगी दुखी रहने के लिए आप बाध्य हैं, क्योंकि एक तो छूटेगा निश्चित है। अच्छा, उसमें भी अपार संपदा अपने आप में कंट्राडिक्शन है। संपदा कितनी भी हो जाए, अपार तो है नहीं, उसका तो पार है, काउंटेबल तो है ही वो। क्योंकि दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है उससे भी कोई दूसरे दिन अमीर हो जाता है, तो अपार जैसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में ऐसा लक्ष्य लोगों ने बना लिया है। अच्छा, अपार संपदा का लक्ष्य हो ना हो, दुनिया का सबसे अधिक हो ना हो, लेकिन कम से कम अपने भाइयों में सबसे अमीर बनना है, या अपने मोहल्ले में सबसे अमीर बनना है, या अपने कलीग में, या कम से कम अपने सहपाठियों में सबसे अमीर बनना है, इस तरह का कुछ तो बना ही रखा। और उसमें हम कितना खपे जा रहे हैं हमको पता ही नहीं है। हमारे यहाँ कॉलेज में एक वर्कशॉप हो रही थी, तो एक हमारे सीनियर है उन्होंने बताया, भानु सर ले रहे थे वर्कशॉप को, तो पूछ रहे थे सर, तो उन्होंने कहा कि सर मेरा तो लक्ष्य जो है ये है कि मुझे मामा जी से अधिक पैसे कमा के उनको दिखाना है। तो सर ने कहा कि भाई आपका ये लक्ष्य बन कैसे गया? कि लक्ष्य में ही थोड़ा कंट्राडिक्शन दिख रहा है कि मामा जी से अधिक पैसे कमा के उनको दिखाना है। कमाना ही नहीं है, दिखाना भी है। तो उन्होंने बताया कि मेरा लक्ष्य ऐसे बन गया कि किसी सभा में कभी पिताजी का उन्होंने अपमान किया, और वो अपमान इसीलिए किया क्योंकि वो पैसे वाले हैं, अपने को वो अलग मानते हैं। तो मैंने तब से ये तय किया है कि इनसे अधिक पैसा कमा के इनको दिखाएंगे। सर ने कहा कि इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मैंने कहा अभी क्या दिक्कत है? तो सर ने कहा कि एक तो दिक्कत ये है कि बहुत सारा मेहनत करके, बहुत समय लगा के आप मामा जी से अधिक पैसा कमा लें, इसकी गारंटी तो है नहीं। लेकिन इस पूरे क्रम में दुखी तो आप बने रहेंगे। बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? बने रहेंगे। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप मामा जी से अधिक पैसे कमा लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेहनत करेंगे तो कमा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सर ने कहा उसमें दूसरा भी रिस्क है। उन्होंने कहा क्या रिस्क है? तो सर ने कहा कि दूसरा रिस्क उसमें यह है कि आप बहुत मेहनत करके पैसा कमा भी लें, जब तक दिखाने जाए तब तक पता चले कि मामा जी निकल लिए। दिखाएंगे किसको आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उनके रहते रहे जीते जी कमा लूं। तो भानु सर ने कहा भाई तुम तो बहुत आशावादी दिखते हो, उसमें तीसरा एक रिस्क और है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या बच गया है? उन्होंने कहा कि तीसरा रिस्क यह है कि जब मामा जी से अधिक पैसा कमा के जब उनको दिखाने जाओगे तो मामा जी का सम्मान करोगे या अपमान? क्या कर रहे होंगे? सम्मान या अपमान? बेसिकली तो मुद्दा अपमान का है। तो जब आप उनका अपमान कर रहे होगे तो उनका बेटा भी वहीं खड़ा होगा। अब वो कसम खाएगा, और उसमें हम फंस गए हैं। और उसमें फंस गए हैं तो हम बहुत दुखी परेशान होते रहते हैं। और उसमें एक बड़ी समस्या क्या है ना, कि जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है, अगर डॉक्टर बन गया तो भी यहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा उसकी गारंटी तो है नहीं। लेकिन अगर नहीं बन पाया, अब उसको लगता है कि जीवन खराब है। क्योंकि इसको लक्ष्य मान लिया था। लक्ष्य किसको कहेंगे? जहां पे पहुंचने के बाद आगे कुछ नहीं दिखे वो लक्ष्य होगा, या जहां पहुंचने के बाद आगे दिखेगा वो लक्ष्य होगा? अगर कहीं आगे जब हम किसी एक जगह पे खड़े हों,
वहाँ से हम आगे कुछ देख पाते हैं कि ये अभी यहाँ जब तक पैसा नहीं था तब तक लगता है कि पैसा कमा लें, पैसा हो गया तो लगता है कि और पैसा कमाना है, और पैसा हो गया तो सम्मान पाना है। ये जब तक आपको आगे कुछ दिख रहा है इसका मतलब कि ये लक्ष्य नहीं था, ये पड़ाव था, ये पड़ाव था, ये मध्यवर्ती लक्ष्य था, या हमारे लक्ष्य में कुछ सहयोगी था। जहां पहुंच के उसके आगे अब कुछ नहीं दिखता है कि अब यहीं बने रहना है, अब इससे अधिक कुछ नहीं, सुखी होना, समृद्ध होना, ये लक्ष्य हो। लक्ष्य बढ़ता ही जाता है, मन की आकांक्षाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं आगे की ओर। रास्ते को जब लक्ष्य मान लेंगे तो यही होगा। एक रास्ते से आप चलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, अब आपको लगने लगता है कि ये तो बेकार है, दूसरे वाले का रास्ता ज्यादा ठीक है। लेकिन जब इसको ध्यान में रखते हैं लक्ष्य को, तो आप किसी भी रास्ते से जाइए, पहुंचना वही है। रास्ते अलग अलग हो ही सकते हैं और सबके अपने अपने रास्ते हों, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है? सुख समृद्धि तक। तो ये सुख समृद्धि ही मूल चाहना है मानव की, यही हमारा लक्ष्य है। ये बात हमको ध्यान में आ गई है कि नहीं आ गई? क्योंकि इसमें समस्या क्या होता है मैं बताऊं, एक दो उदाहरण से आपको ध्यान दिलाता हूं। हमारे यहाँ भी फार्मा के, जहाँ मैं बीटेक करता था वहाँ पे भी फार्मा भी था, तो भी फार्मा के एक स्टूडेंट के साथ जो घटना घटी, भानु सर उसको बता रहे थे, कई बार वर्कशॉप में भी शेयर करते हैं उसको। वह एक भी फार्मा में वो एक सब्जेक्ट लेते थे भानु सर, तो उस सब्जेक्ट का जब टेस्ट हुआ, जो सीटी होता है, वो टेस्ट में जो है उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब आई। तो एक बार तो उनको लगा कि हो गया होगा, कभी कुछ ख़राब आ गया होगा, कुछ भी नहीं लिखा उसने, कॉपी ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरे बार फिर एग्जाम हुआ और फिर उनको दिखा कि ये कॉपी ऐसे ही छोड़ दिया, उसने कुछ लिखा ही नहीं। तो उनको उत्सुकता हुई कि ऐसा कौन विद्यार्थी है जो कुछ लिख ही नहीं रहा है। भाई लड़की थी वो, कि क्यों नहीं लिख रही है, क्या बात है, उससे थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो उन्होंने उनके HOD से पूछा कि भाई इस लड़की का परफॉर्मेंस केवल मेरे सब्जेक्ट में ख़राब है या बाकी भी सब्जेक्ट में ख़राब है? उससे उनको अनुमान लगेगा कि वो हो सकता है कि पढ़ने में कमज़ोर हो या जो भी हो। उससे बात करने से पहले उसके बारे एक थोड़ा अनुमान लेना शुरू किया। तो जब उनसे अनुमान लेने के लिए गए तो HOD ने कहा कि नहीं, आपको इस लड़की से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत एरोगेंट है और इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इसका सब में नंबर ख़राब है, केवल आपके सब्जेक्ट में नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आपसे कोई शिकायत है। तो भानु सर को रहा नहीं गया, उनको लगा कि कुछ तो दिक्कत है कि ये। तो उसका ऑफिस में पता कराया, उसका जो मार्कशीट वगैरह 10th 12th का जमा था, उससे पता चला कि वो 10th और 12th में बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है। 80 से एबव परसेंटेज जो है 10th और 12th दोनों में है, और 2007-8 में जो है 80% नंबर लाना जो है ना, हाँ उसका मतलब था। और दोनों ही 10th में भी 12th में भी 80 से ऊपर उसके परसेंटेज थे। तो इनको लगा कि कुछ तो बात है, कि मतलब भी फार्मा इतना टफ भी नहीं है कि कुछ ना कर पाए उसमें। तो उसको पता करने के लिए एक दिन उससे बुला के उन्होंने पूछने का प्रयास किया, तो उसने कोई बहुत जवाब नहीं दिया वो। तो उसको फिर धीरे धीरे इस तरह का जो वर्कशॉप इवनिंग का करते थे सर, उसमें या जो क्लास बायो एजुकेशन का चलता था उसको जब पढ़ाया, तब उनसे बात हुई। तो उस बच्ची ने बताया कि उसने कहा कि सर जब मैं पैदा हुई, जब से भी मैंने होश संभाला है, तब से मुझे ये पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। घर का हर व्यक्ति या मेरे जो रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त मित्र, पिताजी के जो भी आते थे, वो सबसे यही बात होती थी कि इसको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। 12th भी हो गया, 10th 12th कर लिया, अच्छे परसेंटेज भी आए और मैं प्रिपरेशन शुरू भी कर दी। साल 2 साल हो गए, नहीं निकला। तब सीटें भी बहुत कम थी, अब थोड़ी सीटें बढ़ी हैं, नहीं निकला। तो 1 साल 2 साल पिताजी ने अवसर दिया। 2 साल के बाद पिताजी को किसी ने समझा दिया होगा या उनको खुद समझ में आ गया होगा कि देखो लड़की है, उम्र निकल रही है, उसमें पता नहीं इसका निकले कि नहीं निकले, तब तक इसका भी फार्मा में एडमिशन करा दो, पढ़ते भी रहे और अपनी तैयारी भी करते रहे। तो उन्होंने करा दिया एडमिशन कि तुम्हारा समय खराब हो रहा है, तुम भी फार्मा भी साथ में करती रहो, अगर MBBS निकल जाएगा तो उसमें चली जाना, नहीं तो कम से कम तुम्हारे पास एक डिग्री तो रहेगी। अब वो लड़की जिसको पूरी जिंदगी से ये पता है कि मतलब जब से उसने होश संभाला यही पता है कि उसको क्या बनना है, यही लक्ष्य है उसका ना।
और आप उसको एक पॉइंट पे जाके कहें कि ठीक है भाई नहीं डॉक्टर बन पा रही हो तो कम से कम बी फार्मा कर लो, आपके लिए मेरे लिए बहुत आसान हो सकता है ये बात, लेकिन उस बच्ची के लिए इतना आसान नहीं कि वो इतनी जल्दी शिफ्ट कर ले। और इस कारण से वो कुछ मतलब उसने कहा कि सर 1 साल फेल हो जाएंगे तो फिर छोड़ देंगे, ऐसे पास हो जाएंगे तो फिर पापा कहेंगे अगले क्लास में पढ़ो, तो इसलिए मैं कुछ नहीं पढ़ती लिखती। और ऐसा समस्या केवल एक बच्चे के साथ नहीं है, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए दोनों ही स्थिति में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये स्थिति है। कोई बच्चा था जिसको आईआईटी जाना था, नहीं हुआ आईआईटी में, आ गया किसी कॉलेज में, अब वो फंसा हुआ है, उसकी इंजीनियरिंग चल रही है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उसी डिप्रेशन में भी चल रहा है कि आईआईटी तो पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि इसी को लक्ष्य बता दिया गया है। ये लक्ष्य है, ये बात ध्यान में नहीं आई है, ना पेरेंट्स की आई है ना बच्चों की आई, तो हम खुद भी फंसते रहते हैं और बच्चों को भी फंसाते रहते हैं। और इसी तरह का कुछ लक्ष्य हम बना लेते हैं, इस पे अभी हमारा ध्यान नहीं रहता है। भाई मुद्दा तो सुखी होने का है, डॉक्टर बन के होते हैं कि इंजीनियर बन के कि किसान बन के, फाइनली क्या होना है, मूल चाहना क्या है? मूल चाहना सुख समृद्धि है। वहां हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मूल बात वो है। उस पर अगर एक बार ध्यान चला जाता है तो फिर हमको दिखता है कि अगर मंजिल दिख गई तो रास्ते फिर कई सारे हो ही सकते हैं। एक रास्ते पे हम चलने का प्रयास करेंगे, चल पाए तो अच्छी बात है, नहीं चल पाए तो ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, और भी रास्ते हैं ही। इसे 2 काम होता है, एक तो काम ये होता है कि वो व्यक्ति का रास्ता बंद नहीं होता है, उसके लिए ऑप्शन बचा रहता है। दूसरी बात यह है कि दूसरे रास्ते से चलने वालों का वो सम्मान कर पाता है, अन्यथा उसको अपना रास्ता ही ठीक लगता है, बाकी सारे रास्ते बेकार लगते हैं, इसलिए उनका सम्मान नहीं कर पाता वो। अगर उसको ये बात ध्यान में नहीं है तो ध्यान में आ जाएगी तो बाकी का भी वो सम्मान कर पाएगा और उसके लिए भी अपना रास्ता दिख पाएगा, और अगर उस रास्ते पे चल पाया तो ठीक है, नहीं तो रास्ता बदल भी लेगा। तो मानव की जो मूल चाहना है वो सुखी होने की है, समृद्ध होने की है, और इस सुख समृद्धि, एक बार सुखी समृद्ध हो जाते हैं तो क्या बचता है? एक बार जो चाहना है वो सुख समृद्धि की हो गई तो क्या बचेगा? उसकी कभी कभी चाहते हैं क्या सुख समृद्धि? तो उस लक्ष्य वही है जहां पे पहुंच के वहीं हम बने रहना चाहते हैं, उसकी निरंतरता को हम चाहते हैं, वही लक्ष्य। तो सुख समृद्धि और उसकी निरंतरता, यही हमारी मूल चाहना है, और इसी चाहना को पूरा करने के लिए सारा कार्यक्रम है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी मूल चाहना को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मूल चाहना सुख और समृद्धि की है। अब यहां से ये प्रश्न बनता है कि सुख है क्या और समृद्धि क्या है? तो सुख के बारे समझेंगे, समृद्धि के बारे समझेंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों के साथ मैं होमवर्क आपको देके छोड़ देता हूं, ताकि लौट के जब कल आएंगे तो उस होमवर्क के साथ आगे की बात होगी। तो सुख के बारे आप क्या जानते हैं? 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, नोट कर लीजिए ताकि होमवर्क करके आप आ पाए। एक तो यही कि सुख के बारे आप जानते क्या हैं? सुख क्या है? कुछ तो आप जानते होंगे सुख के बारे। दूसरा जो है, ये जो सुख है और एक्साइटमेंट है, एक आवेश जिसको कहते हैं, ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? अगर अलग अलग है तो क्या अंतर है ये भी पता होगा आपको। अगर दोनों अलग अलग है तो अंतर क्या है सुख और एक्साइटमेंट का? हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, ये दो में क्या अंतर है? एक्साइटमेंट में कंटिन्यूटी नहीं रहती। तो ये 3 बात हो गई, एक तो सुख क्या है, एक्साइटमेंट क्या है, और इन दोनों में अंतर क्या है। तो 3 प्रश्न तो ये हो गए। 2-3 प्रश्न और पूछ लेता हूं इससे अलग। ये सुख की हम लोग बात जब कर रहे हैं तो निरंतरता की बात कर रहे हैं। सुख निरंतर हो सकता है क्या? या सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं?
क्या लगता है आपको, सुख निरंतर हो सकता है क्या? हो सकता है, अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर कर सकता है। इसको सोचिएगा, इस पे कल बात करेंगे। तो सुख निरंतर हो सकता है क्या, या सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? दोनों अपनी जगह सही है। दुख नहीं होगा, दुख, हाँ वही कह रहा हूं, तीसरा प्रश्न वही है कि अगर दुख नहीं होगा तो सुख का पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो तीसरा प्रश्न ये है कि अगर दुख नहीं होगा तो सुख का पता चलेगा क्या? और चौथा प्रश्न ये है कि अगर सुख ही सुख होगा तो ऐसा तो नहीं कि हम उससे बोर हो जाएंगे। अगर केवल सुख होगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उससे बोर हो जाएंगे। ऐसा होता है, बोर हो जाते, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं, रामकृष्ण, बुद्ध। 4 प्रश्न तो ये हो गए, 2-3 प्रश्न और पूछ लेता हूं। ये जो मेरा सुख है और जो आपका सुख है, वो दोनों एक ही है या अलग अलग है? मेरा सुख और आपका सुख एक ही है या अलग अलग है? दूसरी बात यह कि जो आपका सुख है वो हर समय एक ही है या वो भी अलग अलग है? बदलता रहता है। तो 3 प्रश्न पहले मैंने पूछा, फिर 4 प्रश्न पूछा और फिर 2 प्रश्न पूछा। ये 9 प्रश्न आपके पास है। इस पे सोच के आइएगा, उम्र करके आइएगा। ये जो पहले तो पूछा कि जो आपका सुख है वो एक ही है कि अलग अलग है। लास्ट प्रश्न ये है कि आप ही का सुख अलग अलग समय पे अलग अलग है कि वो एक है? अलग अलग समय पे वो बदलता है या एक सा बना रहता है? इतने सारे प्रश्नों का उत्तर खोज के आइएगा, उसके साथ फिर हम लोग सुख को समझने का प्रयास शुरू करें।